जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। और आप लोगों को पता है कि जो दरोगा सीरीज चल रही है यूपीएसआई के लिए, उसकी आज वर्णमाला की पहली क्लास है। वर्णमाला को हम 2 से या 3 क्लासों में खत्म करेंगे और वर्णमाला को बिल्कुल ज़ीरो से लेकर जितने भी वर्णमाला से प्रश्न बनते हैं, वो सारे प्रश्न हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? ये 2 क्लासों में सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएँगे, तो वर्णमाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है हिंदी के लिए। तो इसमें इसको आप पूरा एक भी चीज़ छोड़े बिना पूरा देखिएगा, जिससे कि आपका यूपीएसआई का कोई भी प्रश्न इस वर्णमाला से बनने वाला कोई भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है? क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना बतानी है, वो ये है कि पहले जो वैकेंसी 5000 आनी थी, पहले जो वैकेंसी 5000 आनी थी, अब वह 5000 ना आकर कितनी 7000 के 7000 कर दी गई, कितनी 7000 के कर दी गई है। और आप लोगों को पता है कि जो नवीन सर की नायक सीरीज है, पॉलिटी आपको पता है यूपीएसआई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। पॉलिटी जिसे भारतीय संविधान कहते हैं, पॉलिटी के आपके 16 क्वेश्चंस आएँगे, कितने? 16 क्वेश्चंस आएँगे। तो जो नायक सीरीज का रिवीजन चल रहा है, आप लोग उसमें ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि वहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें। इससे आने वाली इस सीरीज के साथ आप कंटिन्यू जुड़े रहें और अपना सिलेक्शन मजबूत कर सकें। क्लास शुरू करने से पहले एक लाइन आप लोगों के लिए, हो गया आगाज लड़का, हो गया आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। क्या? जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो आराम से कंबल में पैर पसारे सो रहा है, उसका कुछ नहीं होने वाला। वो आज सो रहा है, कल भी सोगा और कल भी सोता रहेगा, ठीक है? लेकिन वह सिलेक्शन नहीं ले पाएगा जो आज रात भर जग कर पढ़ रहा है, आज सर्दियों में मेहनत कर रहा है, उसी का सिलेक्शन होगा इस बार। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वर्णमाला की आपकी पहली क्लास है। इसको हम बड़ी डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। एक-एक पॉइंट, एक-एक प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। बात करते हैं वर्णमाला। सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में आता है जब हम कोई शब्द बोलते हैं, तो उसको परिभाषित कैसे किया जाए? तो वर्णमाला को परिभाषित करने का जो सही नियम है, वो है वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। देखो, यदि यहाँ पर व्यवस्थित हटा दिया जाए, यदि व्यवस्थित हटा दिया जाए तो हम जैसे एग्जाम्पल के तौर से सामने इसको जैसे हमने लिख दिया का, खा, अड़ा, ना, पा, फा, ला। क्या यह क्या यह आपके वर्णमाला है? नहीं, यह वर्णों का समूह तो है लेकिन यह एक वर्णमाला नहीं है। इसका कोई क्रम नहीं है। पता नहीं कहाँ का शब्द कहाँ पे आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ये हमारा क्या डेफिनेशन हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो जो वर्णों का अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन के हिसाब से, इसीलिए हमें वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहते, वर्णों की व्यवस्थित समूह। जैसे क्या हो गया, का हो गया, का के बाद खा आता है, खा के बाद गा आता है, गा के बाद घा आता है, फिर क्या आती है, फिर अंज्ञा आती है, फिर आता है आपका चा, फिर छा, फिर जा, फिर झा, फिर या। ये क्या एक क्रम है? तो जो सही क्रम है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी। वर्णमाला के बाद हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हिंदी पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हिंदी भाषा का महत्व क्या है? हिंदी भाषा कैसे बनी? क्यों कैसे बनी? कौन से शब्द बने? और सारी चीज़ें वो कहाँ से ली गई? संविधान में किस जगह रखा गया उनको, और संविधान भारतीय संविधान में उन उनको किन-किन चीज़ों का दर्जा दिया गया, ये सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद हमने शुरू किया वर्णमाला। तो हमें वर्णमाला को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो वर्णमाला में हमें पता होनी चाहिए। उसी के हिसाब से पहली चीज़ बनती है अक्षर। अक्षर दूसरा बनता है वर्ण। ये देखने में, बोलने में एक से लगते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। इनमें डिफरेंस क्या होता है? जैसे हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को शब्द कहते हैं, लेकिन वर्ण जो अक्षर होते हैं, अक्षरों का जो व्यवस्थित क्रम होता है, उसे हम शब्द कहते हैं, ठीक है? लेकिन जो अक्षर जो अगर इनको सिंगल-सिंगल उसमें तोड़ दिया जाए तो क्या बनते हैं? वो अक्षर बनते हैं। अक्षर को यदि परिभाषित किया जाए
तो ये जब हम बोल रहे हैं तो ये क्या, ये कहीं लिखे तो जा नहीं रहे हैं, ये क्या, यह आकाश में कहीं पे भी ये मुंह से निकलने के बाद जो ध्वनिया मुंह से निकलने के बाद आकाश में कहीं व्याप्त हो जाए, वो कहीं खो जाए, गायब हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अक्षर। अगर यही बात करें वर्ड की, वर्ड क्या होते हैं, अक्षर क्लियर हो गया। वर्ड क्या होते हैं, वर्ड होते हैं वो चीजें जो जिन चीजों को हम लिख दें, जैसे हमने बोला का, जैसे हमने बोला का, यही देख लेते हैं, जैसे हमने बोला का, इसको लिख दिया, हमने बोला खा, इसको लिख दिया, हमने बोला गा, इसको लिख दिया। तो यह क्या हो गए, जो ध्वनिया मुंह से निकल रही हैं, जो ध्वनिया मुंह से निकल रही हैं, उनका लिखित रूप ही क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। उनका लिखित रूप ही क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। यहाँ से ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हुई, एक बार कमेंट कीजिएगा। यहाँ से ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हुई। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको शेयर कर दें, जिससे कि हिंदी का कोई भी टॉपिक उससे ना छूटे, उससे ना छूटे। उसके बाद बात करते हैं वर्णमाला में कुल, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। आप सभी लोगों को पता है वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं। कितने, वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं। कितने, वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। वो किस प्रकार से होते हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, यह चीज देखते हैं। वर्णमाला में 11 तो स्वर होते हैं, 33 आपके व्यंजन होते हैं और 2 आपके अयोगवाह होते हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं और उसी के बाद आते हैं आपके उत्सिप्त व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है, जिनकी संख्या है 2। उत्सिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। इनको हम एक छोटे से ओवरव्यू के लिए देख रहे हैं, फिर बाद बाकी के स्वर को अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद व्यंजन को अच्छे से समझेंगे, एक एक अक्षर बड़े अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वर्णमाला से बनने वाला कोई भी प्रश्न हमारा ना छूटे। तो जो स्वर होते हैं 11 होते हैं, वो कौन कौन से, आ ई उ री ए ऐ ओ और औ। फिर व्यंजन कौन कौन से होते हैं, व्यंजन होते हैं का खा गा घा इंग, चा छा जा झाइया, टा ठा डा ढा अणा, ता था दा धा ना, पा फा वा भा मा, या रा ला वा, सा हा। तो ये तो हो गए व्यंजन। उसके बाद आपके आते हैं 2 अयोगवाह। कितने, 2 अयोगवाह आते हैं, अंग और आहा। 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, 6 तरह के ज्ञा और रे, स्र। और उसके बाद आते हैं 2 आपके उत्सिप्त व्यंजन। तो ये जोड़कर कितने हो गए, 11 और 33 कितने हुए, 11 और 33 कितने हुए, तो ये हो गए आपके 44। 44 और 2 मिलकर कितने हुए, तो वो हो गए आपके 46। 46, 46 और 4 कितने हो गए आपके 50। 50 और 2 कितने हो गए, 52। तो यही वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो वो होते हैं 52। इस तरीके से 52 वर्ण होते हैं। वो सारा चीज आपको वर्गीकरण के थ्रू बता दिया गया है। अब वो बात करते हैं स्वर की। स्वर की, जब हम लोगों ने शुरू में एक चीज पढ़ी थी, वो क्या थी, यदि हम किसी शब्द को बोलते हैं तो हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि उस शब्द की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो यदि हम इसके डेफिनेशन की बात करें, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र, नोट इसमें पॉइंट जो कैप्चर करने वाला है, समझने वाला है, वो है स्वतंत्र। वे वर्ण जिनका जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए, किसी की सहायता के बिना, जब किसी के बिना सहायता से किया जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वर। वे वर्ण जिनका उच्चारण किसी की सहायता के बिना किया जाए या स्वतंत्र रूप से किया जाए, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके स्वर। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और दूसरा वर्णमाला में होता है व्यंजन। क्या, स्वर प्लस व्यंजन से मिलकर बनती है आपकी वर्णमाला। तो व्यंजन की, जब व्यंजन बोला तो मन में एक परिभाषा आती है कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, वे वर्ण जो स्वर स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, क्या, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते और जो स्वर की सहायता से बोले जाए, जो स्वर की सहायता से बोले जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अगर बात करें हम का की, जैसे का एक व्यंजन है,
आप सभी लोगों को पता है, का, खा, गा, घा, इया ये सारे व्यंजन है। का जो वर्गीकरण होता है, यदि का यदि विच्छेद किया जाए, का यदि विच्छेद किया जाए तो वो किस प्रकार होगा? का का आधा का प्लस आता है आ, का और आ, यह दो भागों में टूट जाता है। तो ये आ क्या है? यह आ क्या है? आप सभी को पता है, यह आ है स्वर। जैसे खा में बाद में क्या आता है? आ। ये क्या है? यह स्वर है। तो का को बोलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? स्वर की जरूरत पड़ी। जब जहां पर भी स्वर की जरूरत पड़े, जिस वर्ड को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े, वहां पर क्या होता है? वह आपका होता है व्यंजन। क्या होता है? वह होता है आपका व्यंजन। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक नोट है जो एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। व्यंजन को आधा लिखने का तरीका क्या? व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। हम्म, सबसे ज्यादा गलतियां जब शुद्ध वर्तनी हम लोग करते हैं, तो शुद्ध वर्तनी में सबसे ज्यादा गलती यहीं से होती है क्योंकि हमें लिखने के तरीके पता नहीं होते, और हम कहीं कोई भी वर्ड हमें कहीं पे आधा लिखना होता है, वहां की जगह आधे की जगह पूरा कर देते हैं। पूरा लिखना होता है और वहां पर हम आधा कर देते हैं, और इस वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। हमें वो सारी गलतियां नहीं करनी है जो सब लोग करते हैं। हमें वो सारी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ना है। एक एक चीज को पढ़ के चलना है, एक एक चीज को समझ के चलना है। तो ही बात करते हैं कि जो व्यंजन को आधा लिखने का तरीका, इसके मुख्य 3 तरीके होते हैं। पहला होता है आपका, जो खड़ी पाई को पार करें। अब जैसे खड़ी पाई, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि खड़ी पाई होती क्या है? हमें तो यही नहीं पता कि खड़ी पाई होती क्या है। तो आप सभी लोगों को पता है कि ये जो ऊपर वाली लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं शिरोरेखा। क्या? शिरोरेखा। और जो ये खड़ी वाली लाइन है, इसे हम बोलते हैं खड़ी पाई। क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। ऊपर वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? ऊपर वाली लाइन को हम कहते हैं शिरोरेखा, और जो नीचे वो जो खड़ी वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं खड़ी पाई। क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। जिन भी वर्णों को, जो भी वर्ड खड़ी पाई मतलब इस लाइन को क्रॉस करके इधर आ जाए। क्या? इस लाइन को क्रॉस करके इधर आ जाए। जैसे का है आपका, का ये खड़ी पाई हो गई, और ये आपकी शिरोरेखा हो गई। का को ऐसे लिखते हैं। और ये खड़ी जो आपकी खड़ी पाई, इसको पार करके इस तरीके से बनती है। जैसे आपका फा है, फा भी किसको पार कर रहा है? फा भी आपका खड़ी पाई को पार कर रहा है। ऐसे केवल वर्ड वाला 2 वर्ड है, का और फा, जो आपकी खड़ी पाई को पार करते हैं। इनको आधा लिखने का तरीका क्या है? इनको इनकी जो जो खड़ी पाई को पार करते हैं, उस साइड का आधा हिस्सा काट दिया जाता है। क्या? उनकी एक आधी टांग काट दी जाती है। याद करने का सिंपल सा तरीका है, जो खड़ी पाई को पार करेंगे, उनकी आधी टांग काट दी जाएगी। या फिर गांव की भाषा में बोला जाए इसको, जो भी लैंग्वेज लैंग्वेज जानते हो? चौखट। जो भी चौखट को पार करेगा, उसकी टांग काट दी जाएगी। सिंपल सा याद करने का तरीका ये है, जो भी लैंग्वेज या फिर देर इज देर इज या फिर चौखट पार करेगा, उसकी टांग काट दी जाएगी। सिंपल सा तरीका याद करने का यही है। तो यहाँ से इसको का को कैसे आधा लिखेंगे? का, ये आधी टांग काट दी। अगर फा की बात करें, फा आधी टांग काट दी। तो ये हो गया आधा लिखने का सही तरीका। वो बात करते हैं जो नीचे की तरफ से लोटनिक होते हैं। लोटनिक का मतलब लुटे हुए। कैसे? लुटे हुए। लोटने का मतलब लोटे के आकार के, नीचे से कैसे? लोटे के आकार के। ऐसे वर्ड होते केवल 9। कितने होते? 9। जो नीचे से लोटने को होते हैं, उनको आधा कैसे लिखा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। जो नीचे से आपके लोटने को होते हैं, उन्हें आधा कैसे लिखा जाए? तो इन्हें आधा लिखने का सिंपल सा तरीका है, इन्हें आधा लिखने के लिए इनके नीचे
हलंत। हलंत का प्रयोग करते हैं। तो इनको आधा लिखने के लिए हम किस हलंत एग्जाम्पल के थ्रू समझें। जैसे हमने लिखना है टा, टा लिखा। अब ये टा तो पूरा रूप है, इसको आधा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे हलंत लगा देंगे, हलंत लगा देंगे। जैसे हमने लिखा हा, तो इसको हलंत लगा देंगे। जैसे हमने लिखा दा, तो इसके नीचे क्या, हलंत लगा देंगे। यह हो गया, यह हो गया। जो जो वर्ड नीचे से लोटने के होते, लोटे के आकार के होते नीचे से, उनके उनको आधा लिखने के लिए हम क्या, हलंत हलंत का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है आपकी, वो कौन सी है, जो खड़ी पाई को पार नहीं करते। क्या खड़ी पाई आप लोग समझ गए थे, जो इस लाइन को पार नहीं करते। जैसे आप देखे खा, खा इस साइड इसका भाग कोई आया नहीं आया, गा, घा, चा, जा, झा, या, अड़ा, ता, था, धा, ना, पा, फा, वा, वा, मा, या, रा, ला, वा, सा। ये जो खड़ी पाई को पार नहीं करते, इनको आधा कैसे किया जाए, इनको आधा कैसे किया जाए। जब ये खड़ी पाई है, ये दहलीज को पार, चौखट को पार ही नहीं कर रहे, तो आधा तो हमें इनको भी करना है। जब ये पार नहीं करते, तो क्या इनकी एक टांग ही हटा देते हैं, क्या इनकी एक टांग ही हटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की, इसको यही लिख लेते हैं, खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। क्या, खड़ी पाई को ही हटा दिया जाता है, इनकी टांगे ही हटा दी जाती है। इनको आधा लिखने के लिए इनकी टांग हटा दी जाती है। एग्जाम्पल की तरह पा को लिखना है, तो पा ये हो गया, बा को लिखना है बा ये हो गया, भा को लिखना है भा ये हो गया, माँ को लिखना है माँ ये हो गया, ला को लिखना है ला ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी कि हम किसी भी वर्ड को आधा किस तरीके से लिखेंगे। तो ये था आपका वर्ड को आधा लिखने का तरीका। एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो बिंदी होती है, बिंदियां कितने प्रकार की होती है, जो बिंदु होती है, बिंदु कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः बिंदु 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक जो शिरो रेखा के ऊपर लगती है, और एक जो शिरो रेखा के एक साइड लगती है, एक शिरो रेखा के नीचे, एक लगती है आपकी शिरो रेखा के नीचे साइड पे, मतलब पूर्व की पश्चिम की दिशा में। अगर बात करें, जो शिरो रेखा के यहाँ पर बिंदी लगती है, शिरो रेखा के इस साइड, मतलब जो बिंदी इस साइड लगे, वर्ड के, वर्ड जो वर्ड बनाए, उसके उसके सीधी ओर, दाहिनी ओर लगे, तो उसको बोलते हैं पंचमाक्षर। क्या, उसको हम पंचमाक्षर, इसका प्रयोग सिर्फ एक ही वर्ड में होता है। क्या, एक ही वर्ड में होता है, इंग्या में, इंग्या में इसका प्रयोग होता है, और इसे हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। दूसरी आती है, दूसरी बिंदु आती है आपकी शिरो रेखा, शब्द के नीचे की ओर बाईं दिशा में, शब्द के नीचे और बाएं दिशा में, शब्द जो वर्ण होता है उसके नीचे और यहाँ पर, जैसे ये हो गया, खा हो गया, गा, जा और फा, ये 5 वर्ण हैं जिनमें यह बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जिसमें इस बिंदु का प्रयोग किया जाता है। और यह जो वर्ड है अरबी और फारसी भाषा के, क्या, यह वर्ड अरबी और फारसी भाषा के, या अरबी और फारसी भाषा के वर्णों में इस चीज का प्रयोग किया जाता है। इसे हम नुक्ता कहते हैं। क्या, इसे हम नुक्ता कहते हैं। क्या, इसे हम नुक्ता कहते हैं। नुक्ता का प्रयोग अरबी और फारसी भाषा में किया जाता है। और तीसरी बिंदु है जो सिरो रेखा के ऊपर लगती है, जो सिरो रेखा के ऊपर लगती है, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। क्या, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, और यही अनुस्वार को ही अयोग भाव में रखते हैं। क्या, अनुस्वार को हम ना तो स्वर में रखते हैं, ना व्यंजन में रखते हैं, यह अपने क्या होते हैं, अयोग बाह होते हैं। क्या, अयोग बाह होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू से समझे, उदाहरण की तरह समझे। जैसे हिंदी है,
अब आप लोग हमें बताइए इसमें से कौन सी हिंदी सही है आपकी? ये वाली हिंदी सही है या फिर ये वाली हिंदी सही है? कमेंट कीजिएगा कि इन दोनों में से हिंदी का कौन-सा स्वरूप सही है? अगर आपसे पूछा जाए हिंदी ये वाली सही है या फिर ये वाली सही है? तो ये दोनों हिंदी आपकी सही लिखी हुई है। सिर्फ क्या है इसमें ना का आधा रूप लिया गया है और वहीं पर इस ना को यहाँ पर अनुस्वार में बदल दिया गया है। अब कोई भी वर्ण अनुस्वार में किस तरीके से बदलता है? कोई भी वर्ण अनुस्वार में किस वजह से बदलता है? उसका कुछ नियम होता है। उसका नियम क्या है? कि ये ना शब्द है, ना शब्द, ना जो आप लोगों ने कहाँ से समझते हैं? जो आपकी व्यंजन की जो लाइन होती है, रो होती है, ये किसकी रो में आता है? ये आता है दा की रो में। इसकी ना के बाद जो वर्ण आया है वो कौन-सा है? वो इसका है दा। ना के बाद आने वाला जो ना के बाद वर्ण आया है वो कौन-सा है? वो आया है दा। दा का जो अंतिम अक्षर है, दा का इस इस लाइन का कोई भी अक्षर यदि आधा आता है तो उसको किसमें अंतिम पंचमाक्षर में बदल दिया जाता है। अनुस्वार को किसमें पंचमाक्षर में बदल दिया जाता है। सिंपल सी भाषा में समझें, अनुस्वार के बाद आने वाला अनुस्वार के बाद आने वाला वर्ण जिस भी रो का होता है उस उस रो के अंतिम अक्षर में बदल दिया जाता है। आधे अंतिम अक्षर में बदल दिया जाता है। ये चीज यहाँ से क्लियर हुई? यही हुआ। अनुस्वार के बाद क्या आया था? दा। दा का अंतिम अक्षर क्या होता है? ता था दा धा ना। तो ना का क्या आधा रूप यहाँ पर लिख दिया गया। ये दोनों ही हिंदी के रूप सही लिखे हुए हैं और उसके बाद में बचता है इसका अंतिम रूप जो वर्ड के नीचे लगी होती है बिंदी। यह बिंदी सिर्फ दो वर्णों में लगी होती है जिन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या? या फिर द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये डा और ढा यही सिर्फ दो द्विगुण व्यंजन अपने वर्णमाला में पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं आगे। नोट सबसे ज्यादा गलती होती है शुद्ध वर्तनी में यहाँ से कि जो उत्कृष्ट व्यंजन है इनका प्रयोग कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं वो होती है उत्क्षिप्त व्यंजन को प्रयोग करने में। पहली गलती कहाँ होती है? पहली गलती होती है वर्ण को आधा लिखने में और जो दूसरी गलती होती है वो कहाँ पर होती है? वो होती है आपकी उत्क्षिप्त व्यंजन को प्रयोग करने में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग करने के 5 नियम है। का नहीं करने के 5 नियम है। बाद बाकी की हर जगह इन 5 जगह को छोड़कर हर जगह हम उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग कर सकते हैं। क्या? इन 5 जगह को छोड़कर बाकी हर जगह हम उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। वो 5 जगह कौन-कौन सी है? पहला, किसी शब्द की शुरुआत में उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या? ज्यादातर आप लोग कहीं देखा होगा तो यहाँ पर बिंदी लगी होती है। क्या? यहाँ पर बिंदी लगी होती है लेकिन यह बिंदी यहाँ पर बिंदी नहीं होती है। यह गलत लिखा हुआ है। क्या? यह गलत लिखा हुआ है। ढोलक में भी आपने देखा होगा यहाँ पर बिंदी लगी होती है। तो यह क्या गलत रूप है। यहाँ पर भी ढोलक में आपको बिंदी लगी दिख जाए तो समझ जाना वहां पर गलत लिखा हुआ है। कभी भी शुरू शब्द के शुरुआत में उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या? उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता। दिमाग में बिठा लो। कभी भी भी शब्द की शुरुआत में उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता। पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? अंग्रेजी के शब्दों में उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होता है। क्या? अंग्रेजी के शब्दों में उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अंग्रेजी के शब्दों में भी उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझे, रोड, बोर्ड, मूड, ग्राउंड या रिकॉर्ड। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं रोड पे यहाँ पर बिंदी लगा देते हैं। क्या? यहाँ पर बिंदी लगा देते हैं लेकिन जो भी अंग्रेजी शब्द बन जाएगा वहां पर आपकी बिंदी नहीं लगेगी। क्या? बिंदी नहीं लगेगी।
ये चीज क्लियर हुई। बोर्ड में भी आपने बिंदी लगी देखी होगी कहीं की, लेकिन जहां पर भी जो भी वर्ड, जो भी शब्द आपके अंग्रेजी के होंगे, जो भी शब्द आपके अंग्रेजी के होंगे, उनमें 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 आपकी बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। जो आपका अगला नियम है वह द्वित्व व्यंजन में नहीं होगा। जितने भी आपके द्वित्व द्वित्व व्यंजन बनेंगे, जितने भी शब्द द्वित्व व्यंजन से बनेंगे, उनमें आपका उत्तृप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हो गया हड्डी, हड्डी हो गया, टिड्डी हो गया, उड्डयन हो गया, कबड्डी हो गया, क्या कबड्डी हो गया। फिर आपका अगला है उपसर्ग आदि में नहीं होता है क्या। उपसर्ग होते हैं उनमें 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 आपका उत्सिप्त वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। जैसे निडर, अगर यहाँ पर हम बिंदी लगा दें तो ये क्या होगा, ये हो गया निंडर, होना क्या चाहिए निडर। तो इस वजह से यहाँ पर बिंदी नहीं लगती है, क्या यहाँ पर बिंदी नहीं लगती है। अब जो यहाँ पे एक पहले शब्द आया उपसर्ग, यहाँ निडर लिखा हुआ है उपसर्ग। हमें तो सर यही नहीं पता, हमें भैया ये नहीं पता कि उपसर्ग होते क्या है। उपसर्ग होते क्या है, सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में यही आया कि उपसर्ग क्या होते हैं। इनको भी हम बड़े अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि उपसर्ग होते क्या है। किसी भी शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश, क्या किसी भी शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और किसी भी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को हम क्या क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, क्या प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे निडर है, तो जो मेन शब्द है वो क्या है, डर। डर है, डर के आगे क्या लगा है, नी। तो जो नी है ये क्या है, ये एक उपसर्ग है। डर के आगे जो नी शब्द वर्ण लगा हुआ है, यह एक उपसर्ग है। अगर अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि कोई एक ऐसा शब्द बताइए जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो हुआ आपका निडर। निडर में क्या प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें किसका प्रयोग हुआ है, इसमें हुआ है उपसर्ग का। उसके बाद अंतिम नियम क्या है, जहां पर आपका उत्सिप्त का प्रयोग नहीं होता है, वो क्या है, डा और ढा के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार हो तो, अनुस्वार क्या सुनना, डा और ढा के तुरंत पहले या फिर तुरंत बाद में अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था, अनुसार कहते हैं इस बिंदी को, किसको, जो ये बिंदी होती है इसे हम कहते हैं अनुसार। अनुसार हो तो वहां पर भी हम उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या उत्क्षिप्त बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आपका हो गया आडंबर, क्या हो गया आडंबर, डा के बाद क्या आया अनुस्वार। ग्राउंड, ग्राउंड पहले, डा से पहले क्या आ गया अनुस्वार। तो यहाँ पर भी बिंदी का प्रयोग नहीं होगा, क्या यहाँ पर भी आपका बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। ये चीज क्लियर हुई, ये चीज क्लियर हुई। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। इस बार हिंदी हिंदी की वजह से सिलेक्शन होगा। आप सभी लोगों को पता है यूपीएसआई में यदि सिलेक्शन लेना है तो आपका जो की सब्जेक्ट है उनको तोड़ना पड़ेगा, उनको अच्छे से तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना नहीं अच्छे से तोड़ना पड़ेगा। जैसे आपका हिंदी हो गया, पॉलिटी हो गया, मूल विधि हो गया, रीजनिंग हो गया, इनको हमें बहुत अच्छे से तोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा यूपीएसआई में हमें डबल स्टार मिलेंगे। क्या डबल स्टार चाहिए तो हमें सबसे पहले क्या मजबूत करना है, हिंदी और पॉलिटी, हिंदी और पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आपका नायक, जो नायक बैच चल रहा है उसका रिवीजन चल रहा है, उससे आपका पूरा पॉलिटी जीरो से लेकर एडवांस तक, पूरा पॉलिटी जीरो से एडवांस तक कवर कराया जा रहा है। और वहीं पर वहीं पर हिंदी, हिंदी के लिए जो दारोगा सीरीज की जो चल रही है, जो दारोगा सीरीज चल रही है, इसमें आपका पूरा हिंदी का जीरो से लेकर एडवांस तक, जीरो से एडवांस तक हिंदी कवर कराया जाएगा, जीरो से एडवांस तक हिंदी कवर कराया जाएगा। इसलिए इन दोनों में जुड़ना ना भूलिएगा। दोनों, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। और जो हिंदी है इसकी भी प्लेलिस्ट आप चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, स्वर, बात करते हैं अब स्वर की। महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे यहाँ से
कि स्वर पहला प्रश्न मन में आता है, स्वर होते कौन-कौन से हैं? स्वर होते हैं आपके आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। क्या ओ और औ स्वर्गों के वर्गीकरण। जब हमने किसी चीज़ को पहचान लिया, उसकी परिभाषा समझ ली, वो कौन-कौन से होते हैं ये भी देख लिया, अब मन में विचार आएगा सब कि इनका जो परिवार है वो किस तरीके से बँटा हुआ है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है, इनकी जो आबादी है वो किस तरीके से बटी हुई है, ये किस-किस घर में रहते हैं, ये किन प्रकार के घरों में रहते हैं। तो वही है, इस स्वरों का वर्गीकरण अगर बात करें वर्गीकरण की तो स्वर्गों का जो वर्गीकरण है, वो मात्रा के आधार क्या? मात्रा के आधार पर 3 प्रकार से बाँटा गया। मात्रा के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले की बात करें, तो पहला होता है आपका हास्य स्वर, हास्य स्वर, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर या फिर बोला जाए लघु स्वर, क्या? या फिर बोला जाए लघु स्वर या फिर बोला जाए छोटा स्वर या फिर बोला जाए छोटा स्वर। पहला स्वरूप हो गया ये एक मात्रिक, हास्य स्वर, लघु स्वर या फिर छोटा स्वर। इसे इन 3 नामों 4 नामों से उच्चारित किया जा सकता है। इसी को इसी को एक नाम से और जानते हैं। इसी को एक नाम से और जानते हैं। वो कौन नाम बताएगा? जो भी नाम बताएगा कमेंट में फटाक से जो एक इसका नाम बचा है, उसको भी फटाक से बताइएगा इसका एक अन्य नाम क्या होता है। अगर बात करें हास्य स्वर या एक मात्रिक स्वर होते कौन-कौन से हैं? तो वो आपके होते हैं मूल स्वर जिन्हें हम मूल स्वर के नाम से जानते हैं। छोटा आ, छोटी ई और आपका छोटा ऊ। क्या? छोटा ऊ और एक एक और आता है इसमें, वो आता है आपका री। क्या? एक और आता है आपका री। उसके बाद में जो दूसरा है आपका, वो है द्विमात्रिक स्वर। क्या? द्विमात्रिक स्वर। इसको और क्या बोलते हैं? इसको दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। दीर्घ स्वर या फिर बड़ा स्वर। क्या? या फिर बड़ा स्वर। ये होते कौन-कौन से हैं? जैसे आपका बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया और आपका औ हो गया। क्या? और आपका औ हो गया। अब बाद में बचता है तीसरा। तीसरा कौन-सा बचता है? तीसरा बचता है आपका प्लुप्त स्वर। क्या? प्लुप्त स्वर। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं त्रिमात्रिक स्वर। क्या? त्रिमात्रिक स्वर। इनको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि इनको त्रिमात्रिक उसको द्विमात्रिक स्वर क्यों कहते हैं? उसको द्विमात्रिक स्वर क्यों कहते हैं? ये सारी चीज़ें हम समझने की बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इसकी परिभाषा में ही कहा गया है कि हास्य स्वर, एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर या छोटा स्वर उसे कहते हैं जिसको बोलने में बहुत ही कम मामूली सा समय लगे, जिसको बोलने में मामूली सा समय लगे, उसे हम हास्य स्वर या फिर मूल स्वर या छोटा स्वर या फिर लघु स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे की, द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर या फिर बड़ा स्वर, इनको हम क्यों कहते हैं? एक मात्रिक शब्द से हास्य स्वर से बोलने में इनको हास्य स्वर से 2 गुना समय लगे, हास्य स्वर से बोलने में यदि इनको 2 मात्रा जितना समय लगे, उसे हम कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। जैसे अ, आ, जैसे हास्य स्वर क्या है? इसको हम दीर्घ में बोले तो कितना समय लगा? डबल। कितना समय लगा? डबल। जैसे इ, ऊ,
समय कितना लग रहा है? समय ज्यादा लग रहा है, समय ज्यादा लग रहा है, एक मात्रिक स्वर से इसमें समय ज्यादा लग रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर। और वहीं पर बात आती है त्रिमात्रिक स्वर की, जिसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं, जिसे हम क्या प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे हमने लिखा ओम, क्या ओम, जिसे बोलने में 3 गुना समय लगे, क्या जिसे बोलने में, जिसे बोलने में 3 गुना समय लगे, क्या 3 गुना समय लगे, जैसे ओम, क्या ओम, राम, क्या राम, ओम, ये कैसे हो गए? तो ये हो गया आपका प्लुप्त स्वर। इसी के बाद बात करते हैं जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जीवा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण मुख्यतः तीन तीन भागों में किया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं आपके? पहला है आपका अग्र स्वर। अग्र स्वर आपके 4 होते हैं, क्या अग्र स्वर आपके 4 होते हैं? और उसके बाद आता है मध्य स्वर और आता है पश्च स्वर। आगे पीछे बीच में, क्या आगे पीछे और बीच में। सबसे पहले समझते हैं बीच वाला क्या होता है। बीच वाला, बीच वाला जो कुछ भी ना करे, जो सबसे निठल्ला आलसी, क्या जो सबसे निठल्ला हो, आलसी हो, कुछ काम ना करे, उसको क्या बीच का बोलते हैं। कि ये किसी काम का नहीं, छोड़ो इसको, इसको क्या छोड़ दो। वो एक ही स्वर है, वो है आपका छोटा आ, क्या छोटा आ। कौन सा है? छोटा आ। इसे ही हम उदासीन स्वर भी कहते हैं, क्या इसे हम उदासीन स्वर भी कहते हैं। उसके बाद आता है अग्र। यदि आप लोग ई ई ई ए आई की बनावट देखो, ए आई की बनावट देखो, यदि इनको एक बड़ा सा ई लेके देखो, बड़ा सा, और उसको बनाओ, उसको बनाओ, तो यदि आप उसको एकदम छोड़ दो, तो वो किस साइड गिरेगा? उसकी घुंडी किस साइड है? पीछे की ओर। जब किसी चीज की घुंडी पीछे की ओर है, तो वो नॉर्मली आगे की ओर गिरेगा। किधर गिरेगा? आगे की ओर, आगे की ओर। तो यही हो गया आपके जितने भी वर्णों की, जितने भी वर्ण नीचे से आगे की ओर झुके हुए हैं, जितने भी वर्ण नीचे से आगे की ओर झुके हुए, वो किधर गिरेंगे? वो गिरेंगे आगे। तो वो हो गया आपके ई ई ए आई। अब बात करते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर होते हैं आपके आ, उ, ओ और औ। इसको कैसे याद करें? अब आप देखो आ को यदि बड़ा बनाए, बड़ा, ऐसा बड़ा बना दें, तो ये किस साइड गिरेंगे? किस साइड गिरेंगे? पीछे की ओर, क्योंकि इनका झुकाव किस साइड है? पीछे की ओर। आगे तो इनके लगा हुआ है, आगे तो लगा हुआ है, इधर तो झुकेंगे, झुक नहीं पाएंगे, तो ये किस किस साइड झुकेंगे? पीछे की ओर। तो ये हो गया आपके आज जितने भी जिनकी नोक, जिनकी ये आगे वाली नोक है, आगे निकली हुई है, आगे निकली है, वो किस साइड गिरेंगे? वो गिरेंगे पीछे की ओर, क्योंकि इधर आगे की ओर इनको सपोर्ट मिला हुआ है, तो किधर गिरेंगे? पीछे की ओर। तो ये हो गया आपके पश्च स्वर। ठीक है। उसके बाद आता है जीवा के आधार पर जो री होती है। हमने स्वर में कितने पढ़े थे? 11। 11 में थे 4, 5 और 5, 10 तो देख लिए, लेकिन एक रह जाता है री। री, री का प्रयोग आपका न तो स्वर में किया जाता है, ना, सॉरी, तो जो री है, इसका प्रयोग स्वर में क्यों नहीं किया जाता है? तो महत्वपूर्ण बात बनती है, यहाँ से री का प्रयोग स्वर में इस वजह से नहीं किया जाता है। जब हम री को बोलते हैं, क्या जब हम री को बोलते हैं, तो क्या री री को बोलते हैं, तो इसमें री जो रा व्यंजन शब्द है, व्यंजन, इसका उच्चारण निकलता है, क्या इसका उच्चारण निकलता है, क्या री की जगह री का प्रयोग हो सकता है। इसलिए इसी री की ध्वनि के कारण, री की ध्वनि के कारण इसका प्रयोग जीवा के आधार पर या फिर उच्चारण के आधार पर, जीवा के आधार पर या फिर उच्चारण के आधार पर इसको स्वर में नहीं रखा गया है, स्वर के वर्गीकरण में नहीं रखा गया है। अगर वही बात करें री और रा के भेद, री और रा का भेद क्या हो सकते हैं? तो आप सभी लोगों को पता है जो री है वो एक स्वर है,
और वहीं बात करें रा के भेद की, सबसे ज्यादा गलती होती है शुद्ध वर्तनी में रा के भेद को लेकर। रा मुख्यतः 3 रूप से लिखा जा सकता है। क्या? रा आपका 3 रूप से लिखा जा सकता है। पहला होता है जो रा का सामान्य रूप है। क्या? जो रा का सामान्य रूप है, जैसे ये वाला रा। जैसे मैंने लिखा रमेश, तो इसमें इसमें रा का कौन सा रूप यूज हुआ है? सामान्य रूप। जो जो पूर्ण रूप होता है रा का, जिसे हम सामान्य रूप भी कहते हैं। अगर वही बात करें रा का रेप रूप, रा का रेप रूप, रेप माने क्या होता है? छत। जो जो रा का रूप छत के ऊपर लगे, क्या? जो छत के ऊपर लगे, जो छत के ऊपर मतलब शिरो रेखा के ऊपर जो लगे, उसको हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं रेप रूप। जैसे आपका कर्म, कर्म में लगा हुआ है धर्म, जुर्माना, ये जो वर्ड हो गए, इनमें रा का ऊपर लगा हुआ है। और जो अंतिम रूप होता है रा का, वो होता है रा का पदेन रूप। जैसे क्रम हो गया, प्रकार हो गया, क्रिया हो गई, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें आपने नीचे नीचे की ओर लाइन खींची हुई देखी होगी, वो भी रा होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ से ये बनती है कि जो रा का पदेन रूप होता है, रा का जो रेप रूप होता है, रा का रेप रूप केवल केवल रेप रूप ही आधा होता है। क्या? केवल रेप रूप ही आधा होता है। जो सिरो रेखा के ऊपर रा का प्रयोग किया जाता है, केवल वही आधा होता है। बाद बाकी के रा पूरे होते हैं। क्या? बाद बाकी के हर जगह रा का पूरा प्रयोग किया जाता है। अब वो बात करते हैं खुलने के आधार पर मुख खुलने के आधार पर स्वर्ग का वर्गीकरण। क्या? मुख खुलने के आधार पर स्वर्ग का वर्गीकरण तो कितने प्रकार से किया गया है? वो किया गया आपका 4 प्रकार से। और विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर, समृत स्वर और आपके अर्ध समृत स्वर। विव्रत स्वर कौन से होते हैं? आपका बड़ा आ क्या कहलाता है? बड़ा आ होता है आपका विव्रत स्वर। अगर विव्रत की अर्ध विव्रत की बात करें तो बड़ा, बड़ा का आधा क्या? बड़ा, बड़ा से छोटा आधा। बड़ा यदि विव्रत हुआ तो उससे छोटा क्या होगा? आधा होगा। तो छोटा आ, तो क्या छोटा आ, आई और ओ, क्या छोटे छोटे, ये क्या है? छोटे छोटे छोटे। आ का छोटा रूप, आई का क्या? ये हो गया आपके। उसके बाद आ जाता है समृत स्वर। समृत स्वर, समृत स्वर में क्या आता है? ई ई उ और ऊ, ई ई और ऊ और ऊ, ई ई और ऊ ऊ। अर्ध समृत में क्या आता है? ए और ओ, ए और ओ किस में आता है? अर्ध समृत में आता है। उसके बाद आपका बचता है ओष्ठ के आधार पर स्वर्ग का वर्गीकरण। ओष्ठ के आधार पर स्वर्ग का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। पहला है आपका वृत्तामुखी और दूसरा अवृत्तामुखी। जैसे यदि आप बोले, जैसे बोले ओ, क्या ओ, ओठ हमारे कैसे हो जाते हैं? गोल। कैसे हो जाते हैं? गोल। तो यह कैसे हो गया? यह हो गया वृत्त के आकार का अर्थात वृत्तामुखी। ये कौन कौन से अक्षर होते हैं आपके? उ, ऊ, ओ और औ। अगर इसकी डेफिनेशन समझें तो इनके उच्चारण में ओठ की आकृति वृत्त के आकार की हो जाती है। उसके बाद आपका है दूसरा अवृत्तामुखी, जिसमें जिसमें ओठ की आकृति आकृति वृत्त के आकार की अर्थात तो गोल ना हो। कौन कौन से आपके? वो आपके हैं ई, आ, आ, ई, ई, ए, आई, क्या? आ, ई और ए और आई। और इसी में आपका आ जाता है री। क्या?
इसी में आ जाता है आपका री। कितने हो गए? 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए और 7 इधर हो गए। तो 7 4 11 स्वर कितने हैं? 11 क्लियर है। और ये हो गया आपके ओष्ठ के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण। अगर इसकी परिभाषा बनाए तो क्या परिभाषा बनेगी? वे वर्ण, वे स्वर जिनके उच्चारण में ओठों की आकृति वृत्त के आकार की ना बने, वृत्त के आकार की ना बने, वह होते हैं अवृत्ताकार मुखी। अगर हम उच्चारण करें आ, तो हमने बोला आ, क्या इसमें वृत्त जैसा बना? या बोले ए, मुंह गोल हुआ, ओठ गोल हुए, नहीं हुए ना? अगर हम वही उच्चारण करें ऊ का, ऊ, तो ओठों की आकृति कैसी हो रही? गोल, वृत्त के आकार की, गोल गेंद जैसी। ठीक है, तो ये हो गया आपके वृत्तामुखी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। जातीय आधार पर, जातीय आधार पर स्वर्ग का वर्गीकरण, जातीय आधार पर स्वर्ग का वर्गीकरण। तो ये भी दो तरीके से किया गया है। वो दो तरीके कौन कौन से? सजातीय स्वर और आपके विजातीय स्वर। क्या? सजातीय स्वर और आपके होते हैं विजातीय स्वर। महत्वपूर्ण बनते हैं यहाँ से प्रश्न। यहाँ से प्रश्न बहुत उठता है कि सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई और आपकी हो गई बड़ा ऊ। ये किस प्रकार से बने? तो छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बने हैं बड़ा आ। ये छोटी ई प्लस छोटी ई बनकर मिले हैं बड़ी ई। और यही छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बने हैं बड़ा ऊ। अब यहाँ पे सजाती कैसे हुआ? सजाती का मतलब होता है एक जाति के एक समान लोगों में। जब एक समान लोग मिलते हैं, एक समान लोग मिलते हैं तो क्या वह एक बड़े बड़े रूप, बड़े आदमी का स्वरूप ले लेते हैं, बड़े चीज का स्वरूप ले लेते हैं। ऐसे यहाँ पर हुआ एक जैसी शकल, एक जैसी शकल। जब एक जैसी शकल मिली तो बने ये सब। क्या? तो बने ये वर्ड। इसीलिए इन्हें कहा गया सजातीय स्वर। उसके बाद आते विजातीय स्वर, जिनकी जातियां एक जैसी ना हो, जिनकी शकल एक जैसी ना हो, जो अलग अलग लोगों के जो अलग अलग लोगों के योग से बने हो, जो अलग अलग वर्णों के योग से बने हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? विजातीय कहते हैं। जैसे आपका हो गया ए, आई, ओ और औ। तो ये कैसे बना है? ए आपका कैसे बना है? तो आप सभी लोगों को पता है आ प्लस ई, आ प्लस ई से मिलकर बना है ए। और वही आई कैसे बना है? अब आ प्लस ए से मिलकर बना है आई। ओ कैसे बना है? आ प्लस ऊ से मिलकर बना है ओ। और औ कैसे बना है? आ प्लस ओ से मिलकर बना है आपका औ। तो ये क्या एक ही जाति के हैं? ये देखने में एक से लग रहे हैं, ये देखने में एक से लग रहे हैं, ये देखने में एक से लग रहे हैं क्या? जब ये देखने में एक से नहीं लग रहे हैं, ये इनका चेहरा, शकल, मोहरा एक सा नहीं है, तो ये क्या? ये अलग अलग प्रजाति के लोग हो गए। क्या? अलग अलग प्रजाति के लोग हो गए। इसीलिए इन्हें हम विजातीय स्वर कहते हैं। क्या? इसीलिए इन्हें हम विजातीय स्वर कहते हैं। स्वर, यहाँ तक स्वर हो गए आपके खत्म। स्वर से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। स्वर से जो महत्वपूर्ण बात चीजें थी वो सारी की सारी कवर कर ली गई है। अगली क्लास में हम खत्म कर रहे होंगे वर्णमाला का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वर्णमाला की एक महत्वपूर्ण टॉपिक व्यंजन। स्वर हमने इसमें खत्म कर लिए, अगले में करेंगे व्यंजन, जिससे वर्णमाला आपकी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। बस आपको 1 से 2 बार इस वीडियो को देखना होगा। क्या? 1 से 2 बार इस वीडियो को देखना होगा और अपना जो वर्णमाला में है, उसकी पकड़ को 100% कर लेना है। क्या? उसकी पकड़ को 100% कर लेना है। हाँ, दूसरी प्रश्न आप लोगों को बता दें, यदि पीडीएफ चाहिए, यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल इनके क्लासेस में जुड़ सकते हैं। क्या? टेलीग्राम चैनल है इनकर क्लासेस, उसकी लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। आप लोग वहां से जुड़ जाइए। और जो महत्वपूर्ण बात है वो है यूपीएसआई।
आप लोगों ने एक चीज़ पे बहुत फ़ोकस किया होगा कि सर आप हर चीज़ भैया आप जो ना हर चीज़ में यूपीएसआई को बीच में क्यों लाते हैं? यूपीएसआई को बीच में लाने का मेरा एक ही काम है कि इस बार जो टारगेट है, उसको अचीव करवाना है क्या? उसको अचीव करवाना है या बोले अचीव करना है अच्छे तरीके से और अचीव हम कब कर पाएँगे? जब हम इसके जो की सब्जेक्ट हैं, क्या? जो इसके की सब्जेक्ट हैं उन पर हमारी उन पर हमारी अच्छी पकड़ होगी, क्या उन पर हमारी अच्छी पकड़ होगी, तभी हम इसको अचीव कर पाएँगे। समझ रहे हैं? तो की सब्जेक्ट है कौन-से? पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमारे की सब्जेक्ट हैं कौन-से। आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएसआई में कुल कितने क्वेश्चन्स आते हैं? तो 160 प्रश्न आते हैं। कितने? 160 क्वेश्चन्स आते हैं, जो आपके 2.5 अंक प्रत्येक क्वेश्चन्स होता है क्या? 2.5 का प्रत्येक प्रत्येक क्वेश्चन्स होता है और हर एक सेक्शन प्रत्येक सेक्शन से 40-40 क्वेश्चन आते हैं क्या? 40-40 क्वेश्चन्स आते हैं। क्या? 40-40 क्वेश्चन्स आते हैं। इस तरीके से प्रत्येक सेक्शन आपका 100 अंक का होता है। क्या? प्रत्येक सेक्शन आपका 100 अंक का होता है। अब बात करते हैं की सब्जेक्ट की। तो आप सभी को पता है हिंदी। हिंदी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 40 क्वेश्चन्स आप 15 से 20 मिनट में कर कर सकते हैं क्या? जिसके 40 क्वेश्चन्स आप 15 से 20 मिनट में कर सकते हैं। मि मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम लगना चाहिए, यदि आप थोड़ा बहुत लेट अवेयर हो जाते हैं, तो 15 से 20 मिनट के आस-पास आपका 40 क्वेश्चन्स आप हल कर पाएँगे। और दूसरी चीज़, हिंदी का सिलेबस हिंदी का सिलेबस या हिंदी का जो साम सिलेबस है, हिंदी का जो पैटर्न है, वो भी 10 साल पहले भी वही था, 10 साल बाद भी वही रहेगा। क्योंकि हिंदी में करंट का कोई भी बदलाव नहीं आता क्या? हिंदी में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता, तो हिंदी का सिलेबस जो आज है, वही आज के 10 साल भी रहेगा। हिंदी इसीलिए हमें हिंदी अच्छे से पढ़नी है, हिंदी में कोई बदलाव नहीं है और हिंदी हमारा एक ऐसा की सब्जेक्ट है, जो हमें यूपीएसआई में डबल स्टार, यूपी पुलिस में डबल स्टार या दरोगा की भर्ती में हमें सिलेक्शन दिला सकता है क्या? दरोगा की भर्ती में हमें सिलेक्शन दिला सकता है। तो पहला की सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? वो हुआ हिंदी और हिंदी में आप आराम से 38 प्लस का स्कोर कर पाएँगे क्या? हिंदी में आप आराम से 38 का 38 प्लस का स्कोर कर पाएँगे। उसके बाद आता है आपका पॉलिटी, उसके बाद आता है क्या पॉलिटी। आप सभी को पता है कि जो पॉलिटी का रेशियो रहा है, पिछले पिछले 2 बार एग्ज़ाम हुए 2017 में और 2019 में। तो उस समय हिंदी का जो रेशियो रहा है, पॉलिटी का जो रेशियो रहा है, वो रहा है हर एक सेट में 16 प्रश्न। हर एक सेट में 16 क्वेश्चन्स का रेशियो रहा है। अगर बात करें जीएस में कितने प्रश्न आते हैं 40। 40 में से पॉलिटी आपके 16 प्रश्न ले गई। क्या? पॉलिटी आपके 16 प्रश्न ले गई, बाद बाकी के कितने प्रश्न बचते हैं? तो बाद बाकी के बचते हैं आपके 24 प्रश्न। कितने बचते हैं? 24 प्रश्न। 24 प्रश्न में आपके यहाँ बचती है मूल विधि। मूल विधि, मूल विधि भी 8 प्रश्न ले गई। मूल विधि भी 8 प्रश्न ले गई, तो हमारे पास जीएस में कुल कितने प्रश्न बचे? बताइए? तो हमारे पास 16 8 हो गए 24, 16 8 हो गए 24, 60 है, 60 में से जब 24 जाएँगे तो हमारे पास बचेंगे 16 प्रश्न। 16 प्रश्न के लिए हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, करंट भी पढ़नी है, यूपी स्पेशल भी पढ़नी है, इकोनॉमिक भी पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। कितने 16 प्रश्न के लिए, लेकिन अगर वही 24 प्रश्न की बात करें तो 24 प्रश्न के लिए हमें सिर्फ केवल 2 चीज़ें पढ़नी है, मूल विधि और पॉलिटी। तो इसलिए पॉलिटी की जो क्लासेस चल रही है ना अभी, उनको बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि उसमें जो पॉलिटी है, वो 0 से लेकर एडवांस लेवल तक कराई जा रही है। क्या? 0 से लेकर एडवांस लेवल तक कराई जा रही है। तो आपके पास जो जो की सब्जेक्ट बचे वो क्या कौन-कौन से हैं? पहला हो गया हिंदी, दूसरा हो गया पॉलिटी, तीसरा हो गया आपका मूल विधि। क्या हो गया तीसरा? मूल विधि, जिसमें आपके 8 प्रश्न बनने वाले हैं। उसके बाद जो चौथा की सब्जेक्ट है, वो है आपका रीज़निंग। क्या है? रीज़निंग। रीज़निंग भी मैथ की तुलना में मैथ की तुलना में रीज़निंग आसान है। मैथ की तुलना में रीज़निंग आसान है। मैथ में कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाती है। इस वजह से मैथ में स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप रीज़निंग में
रीजनिंग में आराम से 30 प्लस का स्कोर कर पाएँगे। क्या? 30 प्लस का स्कोर रीजनिंग में आराम से कर लेंगे। 30 प्लस का स्कोर आप रीजनिंग में कर लेंगे। बाद में जो क्वेश्चन्स बचते हैं आपके, वो आप मैथ में ले जा सकते हैं। वो आप मैथ में ले जा सकते हैं। तो ये थी हमारी यूपीएसआई में डबल स्टार कंधों पर लाने की स्ट्रैटेजी या डबल स्टार को कंधों पर लाने की स्ट्रैटेजी। यदि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं, तो इस बार की भर्ती में, इस बार की जो 7000 प्लस भर्ती आने हुए, उसमें आप एक सीट या 2 स्टार आपके नाम के होंगे। क्या? 2 स्टार आपके नाम के होंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।